अपन अब आगे बढ़ते हैं बॉस। मुझे ये बताओ, मैथमेटिक्स में है ना, जैसे 2026 के पहले जो मतलब 2026 तक का जो करिकुलम है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है मैथ्स का करिकुलम। एक है प्री रेक्विजिट और एक है कोर करिकुलम। प्री रेक्विजिट के अंदर क्या है? प्री रेक्विजिट के अंदर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये प्री रेक्विजिट में, ठीक है। कोर करिकुलम के अंदर क्या है? ये पूरा क्वांट का सिलेबस। तो पिछले साल तक क्या होता था, इंस्टीट्यूट ये बोलता था 2026 तक कि ये प्री रेक्विजिट आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। लेकिन आप अगर इसको पढ़ोगे ना तो आपकी कोर करिकुलम की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी। 2027 में जब हम आए और नया सिलेबस हमारे सामने आया तो भाई लोगों ने प्री रेक्विजिट को हटा ही दिया। मतलब अब अगर आप इंस्टीट्यूट से पूछते हो कि क्यों ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो बोले नहीं, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम भी क्या नहीं पढ़े टाइम वैल्यू ऑफ मनी? क्या करें फिर? हमको पढ़ना पड़ेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम क्या पढ़े प्री रिक्विजिट टाइम वैल्यू ऑफ मनी? मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है बॉस। आप लोगों ने पढ़ा है पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी कभी भी? टीवीएम पढ़ा हुआ है सब लोगों ने? सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है टीवीएम ए टू जेड, है ना? अपने यूट्यूब पर भी है, यूट्यूब पर भी है, यूट्यूब चैनल में जो पार्थ वर्मा क्लासेस का उस पर भी है, जो आपका प्लेयर है, जो आपकी बैच है उसमें भी है, ठीक है। और मैं ये अपडेटेड वाला जो सेक्शन बना रहा हूं इसमें भी डाल दूंगा। क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बहुत सिंपल। अच्छा, दूसरी चीज मैं और एक दो चीजें कंफर्म करना चाहता हूं। ये कैलकुलेटर से सभी लोग परिचित हो? BA2+ ऐसे ही कैलकुलेटर होगा कुछ आप सबके पास है? सभी के हाथ में है कैलकुलेटर? 2027 का श्वेजर सबके पास है? ये मंगवा लो, ये मंगवा लो जल्दी से जल्दी, है ना? इसके लिए आप अरेंजमेंट कर लो अपना। बट कैलकुलेटर है आपके पास? कैलकुलेटर को ऑपरेट करना आता है अच्छे से? कैलकुलेटर को ऑपरेट करना आता है अच्छे से? मैं कुछ सबसे पहले अपन है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कुछ फटाफट क्विक क्विक 4-5 क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि अपने को भी एक कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ भाई सब सही चल रहा है ना? आप भी बिना रिवीजन के बस आपको फटाफट बताना है मेरे को। तो मैं ये बोलता हूं कि अगर मैं अभी 1,000 रुपए लगाता हूं @15.5% के लिए 7 सालों तक, तो 7 साल के बाद मेरी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, एफडी का अमाउंट कितना होगा, ये बताना है। तो कैसे करोगे आप? सबसे पहले कैलकुलेटर में आप प्रेस करोगे सेकंड, है ना? सेकंड के बाद आप प्रेस करोगे क्लियर टीवीएम, ठीक है। फिर आप -1000 लिखोगे और प्रेस कर दोगे पीवी, क्योंकि ये -1000 प्रेजेंट वैल्यू है। माइनस क्यों करा? माइनस इसलिए करा क्योंकि ये जा रहा है, इट इज एन आउटफ्लो, मेरे जेब से बैंक की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा 15.5, ये आएगा मेरा आई बाय वाई, क्योंकि 15.5 का इंटरेस्ट है, आई बाय वाई मतलब इंटरेस्ट। 7 ईयर्स जो आएगा ये आएगा मेरा एन। एन क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स है, ठीक है। अब मैं कर दूंगा यहां पर सीपीटी एफवी फ्यूचर वैल्यू। क्या वैल्यू आ रही है? 2742। सभी लोगों का यही आ रहा है क्या? सभी अपन टीवीएम पढ़ के ही ये सेशन देख रहे हैं, ये समझ लेना। आपको टीवीएम के सेशंस देखने पड़ेंगे बैठ के, और अगली और उसके बाद वाली क्लास के पहले पहले क्या देखने ही देखने पड़ेंगे आपको, 100% देखने पड़ेंगे, ठीक है। प्लीज एवरीवन, मैं आपको आज ही प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपके पास नहीं है तो, डोंट वरी। मुझे एक बात बताओ, मुझे आज से 12 ईयर्स के बाद 23 लाख रुपया मिलने वाला है। 23 लाख रुपए चाहिए मुझसे, मुझे आज से 12 साल बाद मेरे बच्चे को बाहर भेजना है पढ़ाने के लिए, तो उसके लिए मेरे को 23 लाख रुपए चाहिए, से फॉर एग्जाम्पल। जो महंगाई की दर है इस समय
वो 8% चल रही है। मैं आज कितना सेव करूं, आज मैं कितने रुपए की एफडी कर दूं कि वो 12 साल के बाद 23 लाख रुपया हो जाए 8% की रेट से। 913116 91336361, मतलब मोटा मोटा 9,13,000 रुपए की आपको एफडी करनी पड़ेगी। सभी लोगों ने निकाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं थी इसमें, है ना। सेकंड, क्लियर टीवीएम एन में डालेगा 12, ठीक है, मतलब 12 डालेगा एन में, 8 डालेगा आई बाय वाई में, है ना, 23 लाख डालेगा फ्यूचर वैल्यू में, और सीपीटी करेगा पीवी प्रेजेंट वैल्यू, तो निकल के आएगी 913361। अब बस इसी के अंदर ये रहता है कि ये जो ब्याज मिलेगा आपको, या ये जो आपने अभी एफडी का इंटरेस्ट निकाला, एफडी का रिटर्न निकाला, इसको 2742 करा, तो ये ब्याज आपको साल में एक बार मिल रहा है तो 2742 होगा। साल में अगर 2 बार ब्याज मिल रहा है, मेरी बात समझना, साल में अगर आपको 2 बार ब्याज मिल रहा है तो क्या ये अमाउंट थोड़ा और बढ़ जाएगा, क्योंकि अब हर 6 महीने में ब्याज मिलेगा और अगले 6 महीने में उस 6 महीने के पहले वाले 6 महीने के ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? अब साल में 2 बार ब्याज मिलेगा मेरे को, मतलब मैं ये बोल दूं कि पहले वाले में मेरे को 7.75% का रिटर्न मिलेगा फर्स्ट 6 मंथ में, एंड दूसरे 6 मंथ में मेरे को 7.75 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब ब्याज 2 टुकड़ों में बढ़ गए। पहले ब्याज मेरे को पूरे टेनोर में 7 बार मिल रहा था क्योंकि वार्षिक ब्याज था, अब ये अर्धवार्षिक ब्याज है, सेमी एनुअल ब्याज हो गया है, तो ये साल में कितने बार मिल जाएगा आपको? अब 14 टाइम्स मिलेगा। अब 14 टाइम्स में जो हर बार ब्याज का अमाउंट आएगा, क्या वो 15.5% के हिसाब से कैलकुलेट होगा? ना, अब वो कैलकुलेट होगा 7.75% के हिसाब से। बाकी सब चीजें सेम है। निकालो सीपीटी एफवी कितना निकल के आता है, क्या निकल के आया परीक्षित? 2843। सभी लोगों का ज्यादा निकल के आया क्या? ज्यादा निकल के आया। बात क्लियर है सब लोग? अच्छा, अगर अब मैं भी बोलता हूं कि नहीं, मजा नहीं आया, हमको साल में 2 बार ब्याज नहीं चाहिए, हमको साल में 4 बार ब्याज चाहिए, मेरी बात समझ में आ रही है? कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लेक्चर नहीं देखा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट सीन द लेक्चर ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी? नहीं देखा है? नॉट सीन एट ऑल? नॉट सीन एट ऑल? कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग क्या पहले वो देखोगे? अगला सेशन देखने के पहले एक बार वो देख लोगे प्लीज? इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, बहुत इजी। अपन आज के सेशन में मैं ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा जो आपको डिफिकल्टी जाए, और तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, आप ऐसे ही समझ के चलो। कल ही है अगला सेशन, कल ही है अगला सेशन, देख लेना कल तक। आप तो फुल टाइम स्टूडेंट हो, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, परसों तक देख लीजिएगा भाई, ठीक है, चलेगा, परसों तक देख लेना। तो मैं मोटा मोटा ये समझ के चल रहा हूँ कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी अपने हाथ में है। हम लोग अब हमारी श्वेजर, मतलब हम हमारी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है कोर करिकुलम का, आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी अभी तक देख लिया है। जो कोर करिकुलम का पहला चैप्टर है, दैट इज रिटर्न्स ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको बोला रेट ऑफ रिटर्न इज वन ऑफ द एरियाज, ठीक है। थोड़ा सा देखिए सभी लोग पूरे फोकस के साथ। अगर मैं आपको ये बताऊं, यस रिटर्न, यस यस यस, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट गाइस। आप अगर YouTube की प्लेलिस्ट देखोगे तो वो भी सफिशिएंट है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि YouTube की प्लेलिस्ट नहीं देखनी है और आप यू डोंट वांट टू वॉच द YouTube प्लेलिस्ट, एंड उसकी जगह आप, मैं आपको अपलोड भी कर दूंगा, तो देयर इज नो बिग इशू, कोई बड़ी बात नहीं। नाउ अंडरस्टैंड, इसमें जो पहला LOS है वो समझना। अब क्या होता है, CFA है ना, LOS के अंदर चीजों को बांटता है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट।
और एलओएस की एक स्पेशलिटी है, एलओएस की स्पेशलिटी ये है, अगर उसने आपको बोला है डिस्क्राइब, उसने आपको बोला है कंपेयर, उसने आपको बोला है इंटरप्रेट, उसने आपको बोला है एक्सप्लेन, है ना, उसने आपको बोला है इवैल्यूएट, तो यहां पर सामान्यता आपको कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, सामान्यता। लेकिन अगर उसने आपको बोल दिया है कैलकुलेट, जो कि वो बोल देगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, है ना, तब ही उस एलओएस से कैलकुलेशन आएगा, ये बात ध्यान रखना। यहां पर जो इंडियन बोर्ड्स होते हैं और जो इंडियन यूनिवर्सिटीज वाली छिछोरी हरकतें होती है वो नहीं होती है। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मतलब ये है कि अगर मेरी पहली एलओएस जो है वो ये बोलती है कि डिस्क्राइब, कंपेयर एंड इंटरप्रेट रिटर्न्स, तो इसका मतलब ये है, और मान लो इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ भी प्रैक्टिकल है ही नहीं, रिटर्न के बारे में और कोई बात कर ही नहीं रहा, रिटर्न के बारे में बस ये एक ही एलओएस बात कर रही है, एक ही सेक्शन है जो बात कर रहा है, और उस सेक्शन की हेडिंग ये है। तो इसका मतलब क्या इस चैप्टर से आपको रिटर्न के कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ सकता है? नहीं आएगा। इस एलओएस से, इस सेक्शन से आपको या तो वो रिटर्न को डिस्क्राइब करने बोल रहा है, या कंपेयर करने बोल रहा है, या इंटरप्रेट करने। ये बात क्लियर है सभी लोगों को, ए टू जेड यहां तक पक्की बात है सभी लोगों को? ठीक है, गाइस गाइस गाइस, यस, नाउ अंडरस्टैंड। अब डिस्क्राइब, कंपेयर, इंटरप्रेट में किस चीज पे रिटर्न इवैल्यूएट करना है, ये जो रिटर्न आएगा ये किस पे कमाएंगे हम? तो आप जब रिटर्न कमाओगे वो फाइनेंशियल असेट्स पे कमाओगे। सर ये फाइनेंशियल असेट क्या होती है वो बताओ। मैंने बोला हाँ ठीक है, मान लो आपने सीएफए कंप्लीट करा, आप सीएफए कंप्लीट करें और आपकी सैलरी, जॉब लगी, जॉब लगी, आपके पास सैलरी आई, सैलरी आपकी आती है मान लीजिए 1 लाख अ मंथ। खुश हो गए कई लोग, इतनी मिल जाएगी क्या? मिल जाएगी, डोंट वरी। तो अगर ये 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में आ गया है, तो क्या मैं बोलूं कि ये आपकी फाइनेंशियल असेट है? बिल्कुल, क्योंकि कैश जो होता है वो फाइनेंशियल असेट ही तो होती है, ऐसी असेट जो फाइनेंशियल इन नेचर है। सर कैश के अलावा और क्या होगा? तो आपने क्या करा, 1 लाख रुपए में से 40,000 रुपए के रिलायंस के स्टॉक खरीद लिए, रिलायंस के शेयर खरीद लिए, तो जो इक्विटी शेयर्स आपने खरीदे क्या वो भी आपकी फाइनेंशियल असेट है 40,000 की? और अब आपके जो कैश है वो 60 का ही बचा है। आपने क्या करा जी, आपने डेट खरीद लिया। आप बहुत एडवर्टाइजमेंट देख रहे थे, आपने बहुत सारी रील्स देखी थी, और वो रील में किसी ने ज्ञान दे दिया था कि डेट में तो इन्वेस्ट करना जरूरी होता है डाइवर्सिफिकेशन के लिए, समझ रहे हो? तो आपने क्या करा, एचडीएफसी का कोई बॉन्ड खरीद लिया, या आपने एच एच कोई भी एनबीएफसी का कोई डेट खरीद लिया, टाटा कैपिटल का कोई डिबेंचर खरीद लिया, समझना, वो आपने 20,000 का खरीद लिया, ये भी आपकी फाइनेंशियल असेट है। अब ये जो इक्विटी है, 40,000 का आपने रिलायंस पे निवेश किया, रिलायंस क्या पूरे साल मेहनत करके काम करेगा और कुछ मुनाफा कमाएगा? आपके पास रिलायंस के मान लो 20 शेयर है, 2,000 का एक शेयर है, इस अनुपात में ना 20 शेयर है आपके पास रिलायंस के, तो वो जो रिलायंस कमाई करेगा वो कमाई बांटेगा भी तो सही, शेयर होल्डर्स को वापस भी देगा, क्योंकि हमने कुछ कमाया है पैसा। उसको जो वापस देता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिविडेंड्स। डिविडेंड को बोलते हैं लाभांश, हिंदी में बोला जाता है लाभांश। लाभांश मतलब लाभ का अंश, है ना, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज डिविडेंड। कई लोग जैसे है ना, डिविडेंड को जनरल टर्म्स में भी यूज कर लिया जाता है कि भाई एक काम करोगे क्या, आप है ना, कल से अपन साथ में मिलके बिजनेस करें क्या, कल से आप, मैं आपके बिजनेस में आ जाऊं क्या? कोई अगर आपको ऐसा बोलेगा तो आप उसको बोलोगे ना, भाई इसमें मेरा क्या डिविडेंड है, मतलब मेरा क्या फायदा है, यानी डिविडेंड यानी फायदा, ओ माय गॉड। तो रिलायंस से अगर मुझे 10 रुपया प्रति शेयर डिविडेंड मिलता है, मेरी बात समझिए, तो मेरे पास तो 20 शेयर है,
तो मेरे क्या 200 रुपए जो डिविडेंड मिला वो मेरा फायदा ही तो हुआ, बिल्कुल। जो मेरे हिस्से का मुनाफा कंपनी ने कमाया उसमें से पैसा बांटा है, तो जो फायदा हुआ वो रिटर्न है। क्या ये 40,000 में से 200 रुपए वापस आ चुके हैं? वही तो रिटर्न होता है भाई, उसी को तो रिटर्न बोलते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिटर्न, कि आपकी कैपिटल कब वापस आ रही है। रिटर्न ऑफ योर कैपिटल, यस और नो, ए टू जेड। समझ में आ रहा है आपको? दिमाग में तो वही होता है ना। अरे 40,000 रुपए एक्चुअल में तो तभी वापस आएंगे जब आप शेयर बेच दोगे, लेकिन मान लो आप इसको लंबा होल्ड कर गए और ये 200 500 200 500 का डिविडेंड करते 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 आज तक पूरे 55,000 के डिविडेंड आ गए, तो आपके लिए तो स्टॉक फ्री का ही हो गया ना फिर एक तरीके से। आदमी तो यही सोचता है दिमाग में। प्लीज अंडरस्टैंड, आपने डिबेंचर में इन्वेस्ट करा है 20,000 के, डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। मेरी बात समझ, 10% डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको 2,000 रुपए का क्या इंटरेस्ट मिल जाएगा साल के एंड में। अब यहां पर एक बच्चा है जिसको तकलीफ हो रही है। तकलीफ ये हो रही है कि डिविडेंड मिला 200 और यहां पर इंटरेस्ट मिला 2,000, तो ज्यादा रिटर्न तो डेट में मिल रहा है ना कि इक्विटी में। सोच के देखिए, है ना। जबकि रिस्क तो ज्यादा इक्विटी में है, तो रिटर्न भी ज्यादा इक्विटी में मिलना चाहिए। यहां पर 20,000 लगा के 2,000 मिल रहा है, वहां 40,000 लगा के 2,200 मिल रहा है। ये तो गलत बात है। मेरी बात समझना, नहीं, गलत बात नहीं है। क्या इक्विटी में आपका रिटर्न ज्यादा ही है? बिल्कुल। क्या 40,000 रुपए, आपके 40,000 रुपए का इस्तेमाल करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या 2,000 रुपए से ज्यादा पैसा कमाया है? अबे रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर पैसा डालती है तो कम से कम 15-20% के लिए तो धंधा करते ही है ना वो लोग। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अरे बॉस, रिलायंस अगर किसी बिजनेस में घुस रही है तो तभी घुसेगी जब 15 से 20% का तो मार्जिन हो उस बिजनेस में। आपने सुना कभी रिलायंस सॉल्ट निकाल रहा है? क्यों नहीं निकाला रिलायंस ने नमक कभी भी? मार्जिन ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाता है ट्रांस। आपको ये चीज समझ में आ रही है? जबकि कितनी असेंशियल चीज है, बट देर इज नो मार्जिन। अरे वो तो अभी महंगी हुई, 30-40 रुपए की बोरी हुई है 1 किलो। नहीं तो 2-4-5 रुपए की होती है। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो क्या लोग रात को जब शटर गिरा के जाते हैं तो नमक की बोरियां क्या बाहर ही रखी रहती है किराने की दुकानों के? छोटे शहरों में अभी भी ऐसे ही होता है, अंदर जगह नहीं है रखने की, तो नमक की बोरी बाहर कौन चोरी करके लेके जाएगा नमक? राइट, तो एवरीथिंग इज बीन डन फॉर मार्जिन। तो रिलायंस ने जब 40,000 लगाए तो एक्चुअल में रिलायंस ने उस पर 20% पैसा बनाया है भाई। रिलायंस ने आपके 40,000 पे 8,000 बनाए, लेकिन रिलायंस आपको पूरा 8,000 अभी दे नहीं रहा है। क्यों नहीं दे रहा है रिलायंस पूरा 8,000? रिलायंस क्या उस 8,000 में से आपको 200 रुपए ही वापस दे रहा है, और बाकी का जो 7,800 रुपया उसको क्या रिलायंस वापस धंधे में लगा रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? उसको वापस बिजनेस में लगाएगा ना। और नीचे डेट में क्या हो रहा है, आपको क्या पूरा का पूरा 2,000 रुपए दे दिया जा रहा है। अब आप समझो आपको क्या करना है। तो इसका मतलब ये है, ध्यान से समझना, डेट में लगाए हुए 20,000 रुपए क्या जीवन भर 20,000 ही रहेंगे आपके? और इक्विटी में लगाए हुए 40,000 रुपए क्या धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे क्या? यही री इन्वेस्टमेंट होता है क्या? कि आपने अपना मुनाफा कमाया, 8,000 कमाए क्या? अरे यार अब देखो, समझो मेरी बात, मुकेश भाई की जगह आप समझो। आपने ये 8,000 कमाए, अब ये 8,000 रुपए जो आपने कमाए, यार मेरे को है ना एक नई फैक्ट्री खोलनी है अगले साल। अगर मैं ये पूरे 8,000 रुपए शेयर होल्डरों को बांट देता हूं तो क्या मैं अगले साल नई फैक्ट्री खोल पाऊंगा? नहीं खोल पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, शेयर होल्डरों को बोलता हूँ यार इस बार आप सिर्फ 200 रुपए डिविडेंड लो, मैं ये आपके हिस्से के 7,800 रुपए नई फैक्ट्री में लगा रहा हूँ। तो नई फैक्ट्री लगा के मैंने चालू कर दी। तो अब अगले साल जो मेरा हिस्सा बनेगा वो 8,000 नहीं बनेगा, वो 8,500 8,700 रुपए 8,000 9,000 रुपए बनेगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है? इसका मतलब अपने को ये चीज समझ में आई कि जो रिटर्न होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। एक तो आपकी कैश इनकम है। क्या ये कैश इनकम है क्या? दिस इज कैश इनकम, इनकम इन कैश। है ना, कि मेरे पास 40,000 के शेयर्स थे, तो 200 रुपए मेरे अकाउंट में। कभी किसी के अकाउंट में डिविडेंड आया है क्या आज तक? कभी आपने डिविडेंड के क्रेडिट को देखा है कैसा आता है? अकाउंट में गिरता है आके 10 रुपए 20 रुपए 25 रुपए 50 रुपए जो भी गिरता है,
जितने शेयर्स आप होल्ड करते हो उसके हिसाब से ना, तो वो तो इनकम इन कैश हो गई आपकी। किसी ने आज तक कभी डेट होल्ड करा है? डेट का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, टीडीएस कट के आएगा, टीडीएस कट के आएगा। परीक्षित आपने करा है ना, एक दो दो तीन लोग हैं, बहुत कम लोग होंगे। अच्छा, एफडी का इंटरेस्ट देखा है आपने? अगर साल में लाख रुपए से ज्यादा हो जाता तो टीडीएस कट जाता है बस। तो वो इनकम इन कैश हो गई ना। आप अगर आप मेरी बात समझना, आप बैंक में अगर आज 1 करोड़ की एफडी करते हो या 1 लाख की भी करते हो, आप क्या मंथली इंटरेस्ट पे आउट की डिमांड कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो कि हर महीने की 1 तारीख को मेरे को इंटरेस्ट का पेमेंट कीजिए। क्या बैंक में व्यवस्था रहती है? बिल्कुल रहती है। डिपेंड करता है आपने क्या चुना है। मेजॉरिटी लोग क्या बोलते हैं, मेरे को मेच्योरिटी पे रिटर्न चाहिए, मेरे को मंथली, मेरे को इनकम इन हैंड नहीं चाहिए, मेरे को तो आप एंड में पैसा दे देना। तो एक तो हो गया इनकम इन कैश, और दूसरा क्या हो गया पता है? दूसरा हो गया कैपिटल अप्रिसिएशन। अब सिंस क्या हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मेरे पैसे को पूरा मुझे हाथ में इनकम नहीं दी, उसने पैसा लगा दिया, तो ज्यादा मुनाफा हुआ। तो अभी 40,000 वाले शेयर क्या बढ़ के 70,000 के हो गए, तो 30,000 का मेरा कैपिटल अप्रिसिएशन है। मेरी बात समझ रहे हो आप सभी लोग? क्लियर है ये चीज सभी लोगों को? और डेट जो है वो 2000 की 2000, यहां कुछ कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा क्या? यहां जीरो है भाई। क्या 5 साल के एंड में जब ये एफडी मेच्योर होगी, तो आपने अगर हर महीने इंटरेस्ट निकाल लिया है, तो आपको एफडी जितना आपने लगाया था उतना ही मिलेगा ना, ज्यादा क्यों मिलेगा? क्या ये चीज सभी लोगों को समझ में आ रही है? ये चीज समझ में आ रही है कि दो तरीके से रिटर्न्स होंगे आपके, रिटर्न के दो सोर्स होंगे। पक्की बात है? क्रिस्टल क्लियर है? चलो मेरे को एक बात बताओ थोड़ा सा, अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं तो, टाइम जीरो पे शेयर का जो प्राइस था वो 200 रुपए था, टाइम वन पे ये 270 रुपए है, जो ड्यूरिंग द पीरियड डिविडेंड बांटा है वो 9 रुपए का बांटा है। आप मुझे इसका टोटल रिटर्न बताओगे कि आपने कितना कमाया है? एक साल में आपने टोटल रिटर्न कितना बना के कमाया? फटाफट बता दो। 200 रुपए डाले थे, है ना, तो 9 रुपए तो डिविडेंड के मिल गए, 70 रुपए का मुनाफा हो गया शेयर बेच के, कैपिटल अप्रिसिएशन 70 का हो गया 200 रुपए पे, 79 रुपीज कमा लिए। 39.5% का रिटर्न निकल के आ रहा है क्या? सभी लोगों को क्लियर है ये चीज? ये चीज सभी लोगों को क्लियर है? नॉर्मल है ना? अगर अपन प्राइस रिटर्न का फॉर्मूला देखते हैं, तो प्राइस रिटर्न का फॉर्मूला कैसे बनेगा? जैसे कि आप मेरे को बताना डे वन, डे टू, डे थ्री, है ना, और डे जीरो। डे जीरो मतलब कल के दिन, पिछले दिन शेयर की कीमत थी 200 रुपए, आज वो क्लोज हुआ 210 पे, फिर वो क्लोज हुआ 220 पे, और फिर वो क्लोज हुआ 215 पे। मेरे को डे वन का प्राइस रिटर्न निकाल के बताओ, डे वन का प्राइस रिटर्न निकाल के बताओ। मेरी बात समझना, बहुत इजी है। डे वन, डे वन के पहले वाले दिन देख कि कितना प्राइस था, 200 रुपए था, तो 200 रुपए से डे वन पे कितना बढ़ा? 10 रुपया बढ़ा। कितना परसेंट निकल रहा है? 5% निकल रहा है क्या? तो डे वन का 5% हो गया। डे टू का निकाल के बताओ, तो 210 से 220 हुआ है, तो अब 10 रुपया बढ़ा है, बट 210 पे 10 रुपया बढ़ा है, तो ये 4.7% हो गया। अब क्या हुआ है, 220 से 215 हो गया है, ओ हो, तो -5 हुआ है, लेकिन 220 पे -5 हुआ है, कितना परसेंट रिटर्न जा रहा है? कितना जा रहा है जी? 2.27। यहां तक सभी लोगों को क्लियर है क्या? यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? A to Z अच्छे से? ये प्राइस रिटर्न है। अब बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। 1200 का शेयर है, 1320 हो गया, 10% का रिटर्न है। वेरी सिंपल। नाउ अंडरस्टैंड। आप थोड़ा सा एलओएस में आइए।
फाइनेंशियल एसेट्स, हाईलाइट कीजिए इसको, जो फाइनेंशियल एसेट्स लिखा हुआ है एलओएस में। फाइनेंशियल एसेट्स आइटम्स इन्वेस्टर ओन दैट रिप्रेजेंट वैल्यू, कैश, इक्विटी ओनरशिप, डेट। ना एंड हाइब्रिड ऑफ डेट एंड इक्विटी। कैश के आगे लिखो, कैश के आगे लिखो डेड असेट, नो रिटर्न्स। कैश के आगे लिखिए डेड असेट, नो रिटर्न्स। इक्विटी ओनरशिप के आगे लिखिए अभी कंपनी के शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। जो डेट है ना, डेट या डेट इज ओड, या जो डेट लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, इस पे गोला मार दो और लास्ट में लेके जाओ आराम से, कॉन्फिडेंस के साथ लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में लेके जाओ। डेट देने वाले के लिए असेट है, असेट है, एंड लेने वाले के लिए लाइबिलिटी। क्लियर है? डेट देने वाले के लिए असेट है एंड लेने वाले के लिए लाइबिलिटी। हाइब्रिड ऑफ डेट एंड सिक्योर इक्विटी, इसके आगे लिखो कन्वर्टेबल डेट। कन्वर्टेबल डेट मतलब अभी क्या हुआ, आइडिया ने बहुत लोन ले रखा था सरकारी बैंकों से, बहुत लोन ले रखा, गवर्नमेंट से ही लोन ले रखा था। मतलब क्या है पता है, आइडिया को क्या टेलीकॉम मिनिस्ट्री को पैसा चुकाना है, बैंक को नहीं, टेलीकॉम मिनिस्ट्री को चुकाना है। और सरकार ने केस लगा रखा है, सरकार बंद नहीं कर रही है। मतलब अगर तू आइडिया को बिल ना भरे तो आइडिया क्या तेरा कनेक्शन बंद कर देगी, पोस्टपेड अगर है तो रिचार्ज ना करे तो बंद कर देगी। लेकिन गवर्नमेंट आइडिया को बंद नहीं कर रही। गवर्नमेंट चाहे तो क्या बंद कर सकती है क्या सर्विसेज आइडिया की? गवर्नमेंट कर सकती है बंद सर्विसेज आइडिया की, राइट? बट गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग इट। गवर्नमेंट कोर्ट में ले गई केस को, कोर्ट को बोलती कि हमको हमारा पैसा दिलाओ। कोर्ट ने बोला कौन सा पैसा? बोले ये जो हम इजाजत दे रखे ना इनको टेली कम्युनिकेशन का बिजनेस करने के लिए, इसके लिए इनको हर साल हमको पैसा देना पड़ता है, दे नहीं रहे हमको पैसा। तो कोर्ट ने बोला नहीं दे रहे हैं तो बंद कर दो सालों को, इनका बिजनेस बंद करो, आपने परमिशन क्यों दे रखी फिर जब इतना बकाया? बोले बंद नहीं कर सकते सर, सीमेंट की फैक्ट्री थोड़ी ना है। बोले क्यों सीमेंट की फैक्ट्री नहीं है? तो बोले सर इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। एनआईपी है क्या ये? मेरी बात समझ रहे हो आप? अरे यार आप टेलीकॉम कंपनी बंद कर दोगे क्या देश में रातों रात? क्या करोड़ों लोग हैं जो रिलायंस आइडिया के ऊपर निर्भर है इस समय? कम्युनिकेशन चैनल खत्म हो जाएगा एकदम से बिना सूचना दिए, मैं कैसे करूं? और दूसरा, अगर ऐसे एक के बाद एक के बाद एक वाइंड अप होते हैं ना तो बहुत गंदा सिग्नल जाता है, बैंक्स वाइंड अप हो रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन, मतलब ये उल्टा उल्टा चल रहा है आपके यहाँ पर। जबकि ये अगर ग्रो हो रहे हैं तो इट इज अ फ्लैग बेरर ऑफ जीडीपी ग्रोथ की, जीडीपी ग्रो हो रही है। तो अब है ना आइडिया से मांग मांग के परेशान, कोर्ट ने बोला, आइडिया ने बोला मेरे हाथ खड़े कर दी, बंद कर दो कंपनी। मेरी बात समझना, आप कंपनी बंद कर दो। कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं होता, पैसा तो देना है तो पैसा तो दो। तो बोला, आइडिया ने बोला देखो एक काम कर सकता हूं मैं, इनका जो पैसा है ना वो मेरे पास तो नहीं है अब देने के लिए, मैं आपको है ना शेयर्स लिख के दे सकता हूँ, बाजार में बेच देना जाके। तो बोले हाँ ठीक है वो कर दो। तो हर बार ऐसे थोड़े 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 शेयर देते 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 देते, क्या आइडिया आज के टाइम एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है? क्योंकि अब गवर्नमेंट ने शेयर तो ले ली है, अब वो शेयर बेचेगी किसको? तू खरीद रहा है क्या आइडिया आज सरकार से? तू खरीदेगा? 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए डालेगा आइडिया कंपनी में? अगर तेरे पास होंगे तो कोई नहीं डालेगा ब्रो। वोडाफोन आइडिया, वॉट एन आइडिया सर जी। तो आइडिया ने एक तरीके से क्या टोपी पिना दी है गवर्नमेंट को? आइडिया ने एक तरीके से तो यही बोलेंगे टोपी पिना दी है सरकार को, है ना? दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्टेबल डेट। अच्छा कन्वर्टेबल डेट क्या और भी केस में कन्वर्टेबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मेरी बात समझना। कोई लिस्टेड मैं लेजिट एग्जांपल बताता हूं आपको, एक लिस्टेड कंपनी है, कोई भी लिस्टेड कंपनी लो, जैसे एक कंपनी है जेएसडब्ल्यू सीमेंट। अब इसको पैसा उठाना है तो इसने लोन पे लेने गए बाजार से पैसा, लोगों से बोला कि यार मेरे को डिबेंचर दे दो, मेरे को 100 करोड़ रुपए चाहिए।
अब जब लोग बैठे, इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग हुई, तो इन्वेस्टर्स ने एक पॉइंट उठाया कि कल को अगर ये 100 करोड़ रुपया आपने वापस नहीं दिया तो बोले यार वापस क्यों नहीं दूंगा सर, लेने के लिए दिया, धंधा करने के लिए, धंधा में लगाऊंगा, धंधा बढ़ेगा, आपको पैसा दूंगा इंशाल्लाह, और आपसे उल्टेगा और ज्यादा पैसा लूंगा फ्यूचर में, वो भी चुकाऊंगा ब्याज के साथ। तो बोले बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कभी परिस्थिति खराब हो गई तो, आपने कभी जरूरत से ज्यादा लोन ले लिया तो, आपके ऊपर ही कभी लोन का बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया तो बोले एक काम करते हैं ना, अभी हमने अगर 100 रुपए की इक्विटी लगा रखी है तो हमने सिर्फ 30 पैसे का लोन ले रखा है, 30 रुपए का लोन लिया हुआ है, मतलब मेरा जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.3 है इस समय। अगर किसी भी टाइम ये डेट टू इक्विटी रेशियो, अगर मैं और फ्यूचर में डेट ले लेता हूं और ये डेट टू इक्विटी रेशियो 50% से ज्यादा हो जाता है, मतलब कि मेरे जेब का पैसा 100 रुपया लगा है और 50 रुपए मैंने बाजार से उठा रखे, तो आपका जो डेट है, जो आप ये 100 करोड़ रुपए मुझे दे रहे हो, ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बाजार में जाके तुरंत बेच के अपना पैसा रिकवर कर। हमने अगर लगातार 2 महीने आपको इंटरेस्ट नहीं दिया, लगातार कभी हम 2 महीने या 2 पीरियड्स में फेल हो गए इंटरेस्ट देने में, तो आपका जो डेट है वो ऑटोमेटिकली इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, आप बाजार में जाके बेच देना, आपको तुरंत पैसा मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही क्या हो रहा है यहाँ पर? दैट इज हाइब्रिड सिक्योरिटी। अपन इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे लेवल 1 में, पूरे लेवल 1 में है, अलग अलग जगहों पर है, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो प्राइमरीली क्या होते हैं? इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज होती हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जैसे आप ऐसा कर सकते हो क्या इंडिया में कि मेरे को है ना, मेरे को रिलायंस का एक शेयर नहीं चाहिए, मेरे को रिलायंस का 1/4 शेयर चाहिए, ऐसा होता है क्या इंडिया के अंदर? ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप आपको जैसे आपका पैसा डिबेंचर में इन्वेस्ट करना है ना, तो अब आप किसी कंपनी जिसने डिबेंचर अभी ओपन किया हुआ है, उसने 10 ईयर्स का डिबेंचर का पीरियड है, आपने बोला नहीं यार देखो मेरे को तो मेरी बहन की शादी करनी है 4.5 साल के बाद, तो मैं तो 4.5 साल के लिए ही इन्वेस्ट कर सकता हूँ, 10 साल के लिए नहीं कर पाऊंगा। तो वो कंपनी ने बोला चलो 10 साल के लिए तो 5 ईयर्स का डिबेंचर है, तो बोले नहीं 5 ईयर्स भी नहीं, 4.5 ईयर्स। ऐसा होता है क्या? कस्टमाइजेशन नहीं होता ना फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, मोस्टली मोस्टली नहीं होता ना, है ना। आपका जो क्योंकि एक्सचेंज में ट्रेडेड है, तो एक फिक्स स्टैंडर्ड है, प्रोडक्ट है, आपको उसको लेना है आप लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब ये रिटर्न जो जनरेट हो रहे हैं, कभी भी डिविडेंड का रिटर्न जनरेट हो रहा है या डेट का रिटर्न जनरेट हो रहा है, इसके पीछे के कारक क्या है, रीजंस क्या है जिनके कारण ये रिटर्न जनरेट हो रहे हैं? नंबर 1, एक तो इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट आ रहा है, इसलिए रिटर्न जनरेट हो रहे हैं। सोच के देखना, क्या मेरी बात समझो आप, प्लीज अंडरस्टैंड। इन आपने किसी को लोन दिया 10% पे, ठीक है, बाजार में 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, आपने भी 10%, बाजार में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के 12% हो गया, आपका लोन भी तो 12% का हो जाएगा ना, फ्लोटिंग रेट है अगर, मतलब लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो चेंज होगा। क्या? ध्यान से समझना, एक्सचेंज रेट के डिफरेंस के कारण भी मैं रिटर्न कमा सकता हूं क्या? सोच के देखिए। मतलब सर मैं समझा नहीं, अगर आपने यूएसडी बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करके रखा है और आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, $100, जब आपने इन्वेस्ट किया था तब डॉलर का रेट क्या चल रहा था, 70 रुपीज। मेरी बात समझना सब लोग ध्यान से, आपने कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया था, 10 ईयर्स के लिए, मैंने बहुत बढ़िया, हर साल टाइम पे इंटरेस्ट मिला, बोले हाँ, हर साल 3% इंटरेस्ट मिला, अब T10 पे आके खड़ा हो गया हूं मैं 10वें साल, 10वें साल भी क्या मेरे को $100 वापस आ जाएंगे? वापस आ जाएंगे, लेकिन जब मैं इसको वापस इंडिया पे लेके आता हूं तो अब डॉलर क्या 100 रुपए का है? मेरी बात समझ में आ रही है तेरे को? अब डॉलर 100 रुपए का है, तो आपने इंटरेस्ट पे तो, मतलब इंटरेस्ट का तो रिटर्न कमाया ही कमाया, साथ में आपने क्या, एक्सचेंज रेट के डिफरेंसेस के कारण कैपिटल अप्रिसिएशन भी जनरेट करा क्या? कैपिटल अप्रिसिएशन जनरेट कैसे हो रहा है? एंड कैपिटल ज्यादा मिल रही है ना बॉस, 70 के 100 मिल रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हो आप?
पहले 7,000 मिल रहे थे, अब 10,000 मिल रहे हैं। सर उल्टा भी तो हो सकता है, बिल्कुल उल्टा हो सकता है। तो रिटर्न हमेशा पॉजिटिव होता है क्या? मैंने आपको बोला ये। एक काम करना, जरा जो रीडिंग नंबर 1 लिखा है इसके ऊपर लिखो, यहाँ पर, यहाँ लिखो इसके ऊपर, रिटर्न्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या दोनों तरीके के रिटर्न्स हो सकते हैं? दोनों तरीके के रिटर्न्स हो सकते हैं। यहां तक सभी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? यहां तक सभी लोगों को समझ में आ रहा है? नाउ अंडरस्टैंड। रिटर्न के और 4 टाइप्स हैं। आराम से समझना, कुछ भी नहीं करना है। रिटर्न के 4 टाइप्स हैं। एक है एक्सपेक्टेड रिटर्न। मेरी बात समझ। एक है एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा, इसकी उम्मीद है मेरे को। उम्मीद है ना, आशा है, उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है। मतलब कोई गारंटी नहीं है बॉस, है ना? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, नो गारंटी। एक ये तरीके का रिटर्न है। दूसरा रिटर्न होता है यहां पर एक्चुअल रिटर्न। एक्चुअल रिटर्न मतलब कौन सा रिटर्न हो गया? जो, प्लीज अंडरस्टैंड, पास्ट के रिटर्न, पास्ट के जो प्राइजेस हैं, सॉरी, पास्ट के जो प्राइजेस हैं, रिटर्न्स नहीं, पास्ट के जो प्राइजेस हैं, प्लस सम कैलकुलेशन आप करते हो तो आपका एक्चुअल रिटर्न बनता है। मेरी बात समझना। ये एक्चुअल रिटर्न भी रियलाइज्ड हो, ये जरूरी नहीं है। मतलब तीसरा रिटर्न है रियलाइज्ड रिटर्न बोलते हैं इसको। मैं समझा दूंगा पूरा, आपको बहुत इजी हो जाएगा। रियलाइज्ड रिटर्न मतलब वो रिटर्न जो हाथ में आ गया। रादर वो आपको लिखना कुछ भी नहीं है ना, वो एक्चुअल रिटर्न जो हाथ में आ गया, अभी कुछ नहीं लिखना। वो एक्चुअल रिटर्न जो आपके हाथ में आ गया, ठीक है। एंड अनरियलाइज रिटर्न मतलब एक्चुअल का वो हिस्सा जो अभी हाथ में नहीं आया। मेरी बात समझनी, सिंपल सा लॉजिक है, मैं फंडा समझा देता हूं आपको, तो कोई दिक्कत नहीं। आपके दोस्त ने आपसे पैसे लिए थे। आपके दोस्त ने बोला था यार मेरे को 1 करोड़ रुपए उधार दे दे, तू तो मेरा यार है। मैंने बोला यार वार तो ठीक है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या ये उम्मीद थी कि 10 लाख रुपए आपको देगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या थे? आप क्या सोच के बैठे थे साल के एंड में आप कितना बना लोगे? 10 लाख रुपए बना लोगे? 10 लाख रुपए बना लोगे, ठीक है। ऐसी आपको उम्मीद थी, कोई आपने चिट्ठी पत्री नहीं करी थी। साल पूरा बीत गया, आपने उसको बुलाया, आप दोस्त को, आपने दोस्त को बोला, दोस्त आया, उसने आपको 1 करोड़ रुपए वापस दे दिए आपके। बोले यार ये तेरे 1 करोड़ रुपए 1 साल पहले मैं लेके गया था ना। तो आपने बोला इसका ब्याज? तो बोले कौन सा ब्याज? तो बोले यार बात हुई थी ना 10% के ब्याज की। तो बोले कब हुई थी? मैंने तो बोला दोस्ती यारी में, मिला कोई दोस्ती यारी नहीं, 10%। बोले भाई वो तो तूने सोचा था, वो तो तेरे दिमाग में था कि 10% दूंगा, मैंने तो कभी हाँ बोला ही नहीं था। तो बोले यार ऐसा तो मत कर, 1 करोड़ रुपए तो मैं साल भर यूज करा है। बोले देख यार मैं 10% तो नहीं देने वाला, है ना। मैंने जो पहले कुछ लोन लिए हैं वो 9%, 8% पे लिए हैं, ठीक है। तू मेरा दोस्त है तो इस चक्कर में मैं 8.5% दे सकता हूं, और मैंने तो 1 करोड़ रुपए वापस कर दिए, वही बड़ी बात है। तो बोले नहीं वो तो ठीक है, तू 8.5 दे देना यार, फिर 8.5 के हिसाब से।
तो अब एक्चुअल रिटर्न क्या 8.5% बन गया है क्या अपना उसके अंदर, ये चीज कन्फर्म है ना। तो उसने बोला ठीक है 8.5 डन। तो बोले अब देख 8.5 में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 8.5 है ना। तो बोले हाँ 8.5 डन। तो बोले लाओ दो। तो बोले क्या दो। तो बोले 8.5। तो बोले क्या 8.5, अबे बोले इंटरेस्ट देना 8.5 का। तो बोले हाँ दे देंगे। बोले दे देंगे नहीं, दे दो, अभी दे दो हाथों हाथी। तो बोले अभी थोड़ा ना देखो, बोले जेब में लेके घूम रहा हूँ 8.5 लाख रुपए। तो बोले यार ऐसा मत कर। तो बोले देख तू दोस्त है ना, और इसीलिए मैं तेरे को 2 लाख रुपए अभी दे देता हूँ। 8.5 में से क्या 2 लाख रुपए हाथ में आ गए क्या, हाथ में आ गए। 2% रिटर्न रियलाइज हो चुका है 8.5 में से, कितना परसेंट बाकी है, 6.5% बाकी। समझ में आ रहा है क्या सबको, सबको समझ में आ रहा है क्या यहाँ पर। अब ये जो गणित समझा है इसको ध्यान से समझना। इन्वेस्टर जब डिसीजन मेकिंग लेगा तो क्या वो एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग लेगा, डिसीजन मेकिंग करेगा कि मेरे को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो ना, सुनो ना, वो समझाएगा ना बॉस, वो यही सोचेगा ना कि यार मैं अगर आज आईआरसीटीसी करके कोई स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट कर देता हूं, तो वो पिछले 3 साल से लगातार पिटे जा रहा है, पिटे जा रहा है, पिटे जा रहा है। लेकिन इंडिया में ट्रेन और ट्रेन में सफर करने वाले लोग तो बढ़ते जाएंगे, तो फ्यूचर में ये मेरे को 15-20% का रिटर्न तो दे ही देगा हर हालत में। तू जो ये सोचा है 15%, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना दोस्त। इन्वेस्टर अपना डिसीजन एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेसिस पे बनाता है, मेरी बात समझना। और एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिटर्न के बीच का जो डिफरेंस है, क्या वही रिस्क है, वही तो रिस्क है। कि सोचा था 10 मिला 8.5, इसका मतलब दोस्त को पैसा देने में रिस्क है। सर दोस्त को पैसा देने में रिस्क नहीं है, बिना कागज पत्तल के पैसा देने में रिस्क है। अगर ये दोस्त के साथ आपने एग्रीमेंट कर लिया होता तो अपन क्या उसको कोर्ट ले जाते घसीट के, पैसा तो मिल ही जाता, डिले से मिलता लेकिन डूबता नहीं। बात समझ में आ रही है आपको। द डिफरेंस बिटवीन योर एक्चुअल रिटर्न एंड योर एक्सपेक्टेड रिटर्न इज नथिंग बट इट इज अ रिस्क। ये अगला एलओएस ही इसके ऊपर है। क्या ये चीज बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को। क्या ये चीज सभी लोगों को क्लियर है। एक चीज और सर, फिर ये एक्चुअल रिटर्न जो मैंने कमाया है इसमें रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड रिटर्न जो है ना, इसको क्यों बाइफरगेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो ऐसा हो जाए, 1 मिनट के लिए समझना, ऐसा हो जाए कि ये जनवरी है और ये मार्च है ना, 2027 चल रहा था, और यहां पर नया फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। क्या इसको फाइनेंशियल ईयर 28 बोलूंगा, इसको फाइनेंशियल ईयर 27 बोलूंगा, बराबर बात है, बराबर बात है। मैंने रिलायंस में शुरुआत में जो खरीदा था, स्टार्ट प्राइस जो था, ईयर की स्टार्ट का जो प्राइस था वो 1,000 था, बराबर बात है। एंड का जो प्राइस है, ईयर के एंड का, स्टार्ट मतलब कौन सा, अप्रैल में जो प्राइस था, अप्रैल 26 को जो प्राइस था, है ना, एंड का जो प्राइस है वो 1,200 रुपया है। रिलायंस ने यहां पर जनवरी में एक डिविडेंड डिक्लेयर करा था 15 रुपए का ना, और वो डिविडेंड को यहां पर डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया था। या फिर एक काम करता हूं, मैं आपको ये बताता हूं कि 45 रुपए का इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर करा, डिक्लेयर करा कि अनंत बाबा की शादी है तो आप सब लोग हमारी तरफ से एक एक लड्डू खा लेना। तो वो एक स्पेशल डिविडेंड है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करा इन्होंने 15 रुपए यहां पर, और फिर अनंत बाबा की शादी हुई 10 अप्रैल को। तो जब शादी के वो 7 फेरे ले रहे थे तभी मेरा मैसेज बजा, एसएमएस आया कि 30 रुपए क्रेडिट हो गए, और तुरंत जेप्टो और जोमेटो के ऐड चलने लगे कि लड्डू 30 रुपए में, लड्डू 30 रुपए में, अनंत बाबा की शादी का लड्डू खाइए 30 रुपए। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इस साल का मेरे को आप रिटर्न्स निकाल के दीजिए, तो आप कितना रिटर्न निकाल के दोगे, एक्चुअल रिटर्न क्या है यहाँ पर, एक्चुअल रिटर्न क्या है वो बताओ निकाल के। एक्चुअल रिटर्न 245 रुपीज है क्या, क्योंकि कमा
₹45 बोल दिया तो बांटना पड़ेगा, कि डिक्लेयर हो गया डिविडेंड तो बांटना पड़ेगा ना। बोल दिया आपने सबको कि डिविडेंड बांट रहे हो आप, आपने बस 2 तारीखों में स्प्लिट कर दिया उसको। बात समझ में आ रही है? लेकिन इनकम टैक्स वाला कितने रुपए पे टैक्स लेगा तेरे से? रियलाइज्ड इनकम पे लेगा या अनरियलाइज्ड इनकम पे लेगा? आपसे 15 रुपए पे लेगा ना इनकम टैक्स वाला। देखो समझो मेरी बात, क्या आपने रिलायंस का शेयर बेचा है? क्या आपने अभी तक रिलायंस का शेयर बेचा? नहीं बेचा है। तो क्या ये जो 200 रुपए का डिफरेंस है इसके ऊपर टैक्स लग सकता है? इनकम टैक्स वाला आके बोलेगा कि 200 रुपए पे टैक्स दो, आप बोलोगे कौन से 200? बेचने तो दे पहले शेयर, अभी तो बेचा ही नहीं है मैंने। मिला बराबर बात है। 45 रुपए पे डिविडेंड बांट सकता है, मांग सकता है वो फिर आके बोलेगा 45 पे टैक्स दो, आप बोलोगे कौन से 45? तो बोले आनंद बाबा की शादी। अरे बोले अभी तो शादी नहीं हुई आनंद बाबा की, पहले होने तो दे भाई, अभी तो सिर्फ 15 ही मिले, 15 पे ले जा टैक्स। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल रिटर्न को जो मैं रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड पोर्शन में बांटता हूं, उसका एक रीजन क्या टैक्स पर्पस भी है क्या, कि टैक्स जो है वो रियलाइज्ड रिटर्न पे लगेगा ना कि अनरियलाइज्ड रिटर्न पे। यहां तक आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर है, A to Z? ठीक है।